सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। हम एक ऐसे समय में आज गणेशोत्सव का आरंभ कर रहे हैं जब सब तरफ कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबके निमित्त, समस्त विश्व के निमित्त भगवान गणपति से यह प्रार्थना कि इस भूमंडल को इस महामारी से बचाएं, रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। आदरणीय मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व मैं माँ भारती के चरणों में एक प्रार्थना निवेदित कर रहा हूँ। आदरणीय श्यामराव राठौड़ जी, नमस्कार। आपका हैदराबाद से आप जुड़ रहे हैं, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं माँ भारती के लिए अपने कुछ शब्द समर्पित करता हूँ। और भारती से मेरा अभिप्राय भारत माता भी है और माँ सरस्वती भी। काव्य को अंगार कर दे भारती, काव्य को अंगार कर दे भारती, शब्द हों हथियार वर दे भारती। काव्य को अंगार कर दे भारती, शब्द हों हथियार वर दे भारती। हों कहीं शोषण अनय अन्याय जो, हों कहीं शोषण अनय अन्याय जो, जूझने का बल प्रखर दे भारती। शब्द हों हथियार वर दे भारती। कि सत्य देखें, सच कहें, सच ही लिखें। सत्य देखें, सच कहें, सच ही लिखें। सत्य केवल सत्य स्वर दे भारती। शब्द हों हथियार वर दे भारती। सब जगें, जग कर मिलें, मिलकर चलें। सब जगें, जग कर मिलें, मिलकर चलें। लेखनी में शक्ति भर दे भारती। शब्द हों हथियार वर दे भारती। के हो धनुष जैसी तनी हर तेवरी, हो धनुष जैसी तनी, धनुष जैसी तनी हर तेवरी। तेवरों के तीक्ष्ण शर दे भारती। काव्य को अंगार कर दे भारती। शब्द हों हथियार वर दे भारती। शब्द हों हथियार वर दे भारती। काव्य को अंगार कर दे भारती। आदरणीय पंडित सुरेश नीरव जी एवं इस अत्यंत सम्मानित समिति और पटल के बहुत ही प्रतिष्ठित आप सब सदस्यगण एवं उपस्थित मित्रों, देवियों, सज्जनों, मुझे आपके समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं ऋषभ देव शर्मा हैदराबाद से आप सबके समक्ष सादर उपस्थित हूँ। मेरे लिए यह गौरव की बात है कि अखिल भारतीय सर्वभाषा समन्वय समिति से इस बहाने मुझे जुड़ने का और आप सब से संबोधित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अखिल भारतीय सर्वभाषा समन्वय समिति देश की अग्रणी साहित्यिक संस्था है और इसने पिछले वर्षों में 14 राज्यों में अपने राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किए हैं। तृप्ति द्विवेदी जी मिश्रा, आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, एक विशेष बात जो देखने में आई है,
इन 14 राज्यों में जो राष्ट्रीय अधिवेशन समिति ने किए हैं उसमें इस बात का ख्याल रखा है कि जो हिंदी तर कहे जाने वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में हिंदी के कार्यक्रम या हिंदी की इस संस्था के आयोजन करने का कहना चाहिए कि एक प्रकार से साहस हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश नीरव जी ने किया है। इसके लिए यह संस्था और पंडित नीरव जी अभिनंदन के पात्र हैं। आप सभी जानते ही हैं पंडित सुरेश नीरव जी दीर्घ काल से अपने उस वय से जब उन्होंने शब्द बोलने सीखे होंगे तभी से साहित्य कर्म से जुड़े हुए हैं। उनकी 26 से अधिक किताबें तो प्रकाशित हैं ही, वे दुनिया भर के 26 से अधिक देशों में काव्य पाठ भी कर चुके हैं और अनेक बार उन्होंने लाल किले पर काव्य पाठ करके हम सब हिंदी प्रेमियों को गौरवान्वित किया है। यह भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जाएगी कि संसद और राष्ट्रपति भवन में उन्होंने कवि सम्मेलनों का कम से कम 3 बार संचालन किया है। अशोक कुमार ज्योति जी, आदरणीय भट्ट जी, प्रणाम करता हूँ। और इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन में वे भारत के प्रतिनिधिमंडल में एक प्रतिनिधि कवि के रूप में सम्मिलित हुए और यह जो पटल उन्होंने निर्मित किया है पंडित नीरव जी ने, यह कहने को नाम में अखिल भारतीय है लेकिन वस्तुतः देश विदेश में इसका इतना प्रचार प्रसार है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय पटल कहना अधिक उचित होगा। अब तक इस पटल पर अनेक कवि, वैज्ञानिक, पत्रकार, कलाकार, जाने कितने कलावंत आए हैं और अपनी प्रतिभा का उन्होंने प्रदर्शन किया है तथा हम सबका मार्गदर्शन किया है। अपने से पहले के इन तमाम इस पटल पर आने वाली प्रतिभाओं को मैं नमन करता हूँ। आदरणीय यशपाल जी, बहुत बहुत आपको प्रणाम। यशपाल जी ने तो वह ज़माना याद दिला दिया अभी एक दिन फ़ोन करके कि जब वो और हम एक साथ एक ही विद्यालय से लगभग एक ही समय बायोलॉजी के विद्यार्थी के रूप में अपना मैट्रिक कर रहे थे। आदरणीय भाई ब्रह्मदेव शर्मा जी का तो विशेष आग्रह रहा जिसके कारण मैं यहाँ इस पर जुड़ सका। मुझे हैदराबाद से डॉक्टर नीरजा गुर्रमकोंडा भी दिखाई दे रही हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आदरणीय ब्रह्मदेव शर्मा जी, बहुत बहुत प्रणाम। आपके ही प्रोत्साहन पर मैं यहाँ आया हूँ। ईश्वर मिश्रा जी नमन करता हूँ, यशपाल जी नमन करता हूँ। संपर्क भाषा भारती पत्रिका आपको प्रणाम करता हूँ। रामबरन ओझा जी प्रणाम करता हूँ। आगे बढ़ता हूँ। आदरणीय मित्रों, यह कम गौरव की बात नहीं है कि 15 अगस्त को इस पटल ने अपना प्लैटिनम जुबली समारोह भी संपन्न किया है और निश्चय ही यदि मैं आज आपके समक्ष मेरे जैसा, जिसे उर्दू में कहा करते हैं नाचीज़, एक तुच्छ प्राणी आपके समक्ष यहाँ उपस्थित है तो इसका श्रेय सबसे पहले हमारे तेवरीकार मित्र ब्रह्मदेव शर्मा जी को है, जिन्होंने मुझे बार बार आमंत्रित किया, प्रोत्साहित किया और मेरा परिचय। यूँ तो पंडित सुरेश नीरव जी से देखा देखी का परिचय तो बहुत पुराना है, कादम्बिनी के समय का, लेकिन इस पटल के साथ जोड़ने का काम, पंडित सुरेश नीरव जी से मेरा परिचय कराने का काम आदरणीय ब्रह्मदेव शर्मा जी ने किया। मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। और मित्रों, अभी मैंने जो प्रार्थना प्रस्तुत की उसमें अंत में यह कहा कि हो धनुष जैसी तनी हर तेवरी, तेवरों के तीक्ष्ण
शरदे भारती। प्रायः आज भी पूछा जाता है ये तेवरी क्या है, यह तेवरी क्यों है। इन सवालों के उत्तर यूं तो लगभग 40 साल पहले तेवरी काव्यांदोलन जब आरंभ किया गया उस समय दिए जा चुके थे, लेकिन बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं और इनके पूछे जाने का अर्थ यह है कि तेवरी आज भी प्रासंगिक है, तेवरी पर चर्चा आज भी प्रासंगिक है। आदरणीय मित्रों, 1981 की बात है, या और थोड़ा सा आप पीछे को याद करें कि जो सन 75 से लेकर 80 तक के बीच का समय था वह कैसा था और उस समय की युवा पीढ़ी कैसी रही होगी। उस समय की युवा पीढ़ी ने, यानी हमारी पीढ़ी ने, जो हम लोग कॉलेज के विद्यार्थी हुआ करते थे उस समय हम लोगों ने एक तरफ तो बांग्लादेश का बनना देखा था और एक तरफ सन 75 में यकायक इमरजेंसी लगना देखा, आपात स्थिति को देखा। आपात स्थिति के दौरान के स्तुति गान को सुना। आपात स्थिति के दौरान किस तरह से अनेक लोगों को जेलों में डाल दिया गया और किस तरह से अनेक लोग अंडरग्राउंड हो गए, ये तमाम उस समय का किशोर और युवक मन देख रहा था। और साहित्य में उस समय, इसके बाद सन 77 के बाद तरह के प्रयोग में हुए। खिचड़ी विप्लव हमने देखा, जूतियों का कोरस हमने देखा। तो वह जो समय था, हिंदी कविता के क्षेत्र में उतरने वाले नए युवकों को, किशोरों को विशेष रूप से नागार्जुन आकर्षित कर रहे थे, एक तरफ दुष्यंत कुमार आकर्षित कर रहे थे और तीसरी तरफ हमें उस समय धूमिल आकर्षित कर रहे थे और दूसरी तरफ वह सारा का सारा स्तुति गायन था। तो उस तमाम चीजों के बीच में एक ऐसा घटाटोप अनुभव कर रहा था उस समय का किशोर जो लिखने वाला था कि भाई, एक तो जो कविता की मुद्रा है उसे राजनीति पर प्रहार करने की एक तरह से निष्ठा के साथ पूरी सामने आना चाहिए, चूंकि समस्त तरह की राजनीतिक, आर्थिक, कविता की संप्रेषणीयता की भी रक्षा हो और यह जो प्रहार केंद्रित मुद्रा है यह मुख्य बन करके आए। इसी को लक्ष्य करके 11 जनवरी 1981 को मेरठ में पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी भवन में एक, विनोद भृंग जी, बहुत अरसे बाद आपके दर्शन हो रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूं। तो उस समय के हमारे मित्रों विनोद भृंग भी हैं। मित्रों, मैं बता रहा था कि 1981 जनवरी 11 जनवरी को मेरठ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आपके इस नाचीज दोस्त ने उसमें एक छोटा सा पर्चा पढ़ा जिसका शीर्षक था नए कलम युद्ध का उद्घोष तेवरी। और वहां से एक तरह से तेवरी काव्यांदोलन आरंभ हुआ। हालांकि इस प्रकार की रचनाएं पहले से लिखी जा रही थीं। तो इसमें दो बातें महत्वपूर्ण थी। पहली तो यह कि विषय वस्तु या कथ्य के रूप में असंतोषजन्य आक्रोश की अभिव्यक्ति पर बल दिया जाए। मैं फिर से कहूंगा, असंतोषजन्य आक्रोश। यह असंतोष तमाम परिवेश में व्याप्त, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सभी प्रकार की विद्रूपताओं और विसंगतियों के प्रति हो सकता है। और दूसरी चीज थी कि संप्रेषणीयता पर बल दिया जाए, क्योंकि एक बात जो आज के समय में, क्या पिछले 100 साल से बार बार उठाई जा रही है कि कविता अब केंद्रीय विधा नहीं रही।
लिखा तो सबसे ज्यादा जाता है कविता में, लेकिन कविता केंद्रीय विधा नहीं रही। ऐसी स्थिति में कविता की संप्रेषणीयता पर पुनर्विचार की जरूरत थी, और उस दृष्टि से हमने पाया कि एक फॉर्मेट जो उस समय बहुत पॉपुलर था, वह था ऐसा फॉर्मेट जिसमें अपनी बात को छोटी छोटी दो दो पंक्तियों में कहने की सुविधा उपलब्ध थी, यानी जिसे गजल कहा जाता है। आप एक एक शेर में एक एक बात पूरी कर लेते हैं, लेकिन पूरा शेर, पूरे शेरों की श्रृंखला मिलकर के एक गजल बनती है। उसका जो तुक ताल इत्यादि का निर्वाह था वह अपनी जगह, लेकिन उसमें जो लयात्मकता और जो संप्रेषणीयता की शर्त थी उसको लिया गया केवल। और इस प्रकार से इस परंपरागत फॉर्मेट को एक तरह से पारंपरिक शैली से मुक्त करते हुए नई शैली से युक्त किया गया, जहां गजल पारंपरिक रूप में प्रेम और श्रृंगार की भूमि पर लिखी जाती थी, जहां गजल के लिए समाजी विषय वर्जित थे। हालांकि हिंदी गजल और जदीद गजल ने उर्दू में या अन्य भाषाओं में भी इस सब को तोड़ा, लेकिन इसके बावजूद गजल गजल ही है। मूल रूप में गजल का जो अनुशासन है, गजल का चाहे वो शिल्प हो चाहे विषय वस्तु हो, वह तय है। तो गजल के परंपरागत कथ्य को तोड़ा, गजल के परंपरागत शिल्प को तोड़ा, और गीत और गजल के शिल्प को परस्पर मिला करके इन कुछ नवयुवकों ने एक नया आंदोलन तेवरी नाम से आरंभ किया। हमारा कहना यह है कि गजल गजल है, तेवरी तेवरी, और तेवरी का मुख्य जो लक्ष्य है या मुख्य जो बल है वह असंतोषजन्य आक्रोश की अभिव्यक्ति पर है। यह अभिव्यक्ति सहज संप्रेषणीय हो, सरल भाषा में हो। गजल का प्राण सांकेतिकता हुआ करती थी। हमने कहा कि संकेत से आगे बढ़कर प्रहार की मुद्रा अपनाई जाए। मैं समझता हूँ कुछ शास्त्रीय बातों में न उलझकर हम कुछ रचना पाठ की तरफ पढ़ें। हमारे मधु मिश्रा जी दिखाई दे रहे हैं, आदरणीय शर्मा जी दिख रहे हैं, विनोद भृंग जी दिख रहे हैं, श्रद्धेय सुरेश नीरव जी तो हैं ही, सुनील जी दिख रहे हैं, रोशन, आदरणीय ईश्वर मिश्रा जी, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करते हुए मैं अपनी कुछ तेवरियों से इस वार्ता को, इस चर्चा को, इस काव्य पाठ को आगे बढ़ाता हूं। कुल 6 पंक्तियों यानी 3 तेवरों वाली रचना है, जिसे 2-2 पंक्तियां जो हैं उनको हम तेवर कहते हैं। ये स्वतंत्र रूप में भी अपना अर्थ रखती हैं, लेकिन एक रचना में अलग अलग रसों के तेवर आ जाएं, यह हमें स्वीकार नहीं है। कि जब नसों में पीढ़ियों की हिम समाता है, श्रद्धेय नीरव जी निवेदन कर रहा हूं कि जब नसों में पीढ़ियों की, ओम प्रकाश शुक्ल जी, जब नसों में पीढ़ियों की हिम समाता है, शब्द ऐसे ही समय तो काम आता है, और बर्फ पिघलाना जरूरी हो गया चूंकि। डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी जी, आपका आशीष चाहूंगा कि बर्फ पिघलाना जरूरी हो गया चूंकि, चेतना की हर नदी पर्वत दबाता है। चित्र देखें कि बर्फ पिघलाना जरूरी हो गया चूंकि, चेतना की हर नदी पर्वत दबाता है, और बालियों पर अब उगेंगे धूप के अक्षर, बालियों पर अब उगेंगे धूप के अक्षर, सूर्य का अंकुर, सूर्य का अंकुर धरा में कुल बुलाता है, सूर्य का अंकुर धरा में कुल बुलाता है। एक और तेवरी देखें।
जो स्पष्ट रूप से तेवरी के प्रयोजन को भी स्पष्ट करती है कि अब न बालों और गालों की कथा लिखिए। आदरणीय ब्रह्मदेव जी, आपको पसंद आएगा कि अब न बालों और गालों की कथा लिखिए, देश लिखिए, देश का असली पता लिखिए। सुनील सिंधवाल रोशन जी, प्रणाम करता हूं कि अब न बालों और गाल, सैनी साहब नमन, अब न बालों और गालों की कथा लिखिए, देश लिखिए, देश का असली पता लिखिए। और बिंब देखें कि एक जंगल भय अनेकों, बघ नखे खंजर। एक जंगल भय अनेकों, बघ नखे खंजर, नाग की ले जाएं ऐसी सभ्यता लिखिए। नाग की ले जाएं ऐसी सभ्यता लिखिए। और शोरगुल में धर्म के, शोरगुल में धर्म के, भगवान के यारो, आदमी होता कहां कब लापता लिखिए। दमयंती जी, प्रणाम करता हूं कि शोरगुल में धर्म के, भगवान के यारो, आदमी होता कहां कब लापता लिखिए। और ध्यान दें कि बालकों के दूध में किसने मिलाया विष। छोटे छोटे बच्चे सांप्रदायिकता के जहर से भरे हुए हैं। यह किसने किया कि बालकों के दूध में किसने मिलाया विष, कौन अपराधी यहां किसकी खता लिखिए। और वे लड़ाते हैं युगों से शब्दकोशों को, वे लड़ाते हैं युगों से शब्दकोशों को, जो मिला दे हर हृदय वह सरलता लिखिए। और एक आंगन 100 दरारें, एक आंगन 100 दरारें, भीत दीवारें। एक आंगन 100 दरारें, भीत दीवारें, साजिशों के सामने अब बंधुता लिखिए। और मेरा आह्वान है कि लोग नक्शे के निरंतर कर रहे टुकड़े, कर रहे टुकड़े, लोग नक्शे के निरंतर कर रहे टुकड़े, इसलिए यदि लिख सकें तो एकता लिखिए, इसलिए यदि लिख सकें तो एकता लिखिए। मित्रों, मैं बता रहा था कि जनवरी 11, 1981 को पहली बार तेवरी की घोषणा की गई। इसके बाद एक वर्ष तक उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे नजीबाबाद में, शामली में, खतौली में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में अनेक गोष्ठियां तेवरी संबंधी हुईं। और विचार मंथन के बाद ठीक एक वर्ष बाद 11 जनवरी 1982 को इसका घोषणा पत्र विधिवत जारी किया गया, तेवरी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र, जिसे प्रोफेसर देवराज ने लिखा, जो उस समय खतौली कुंद कुंद जैन डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे। बाद में वे मणिपुर विश्वविद्यालय में और उसके बाद महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में चले गए। उन्होंने इस काव्यांदोलन का विधिवत एक घोषणा पत्र लिखा, जिस पर लगभग 50 मित्रों ने हस्ताक्षर किए। और 1982 में ही फिर एक अखिल भारतीय अधिवेशन खतौली में संपन्न हुआ, जिसमें विशेष रूप से जो नए मित्र हमारे साथ शामिल हुए, उनमें अलीगढ़ से ज्ञानेंद्र साज और रमेश राज का नाम बड़ा उल्लेखनीय है। रमेश राज ने इस आंदोलन को जीवित रखने में, निरंतर बढ़ाते चलने में बहुत 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 अविस्मरणीय योगदान किया है। उन्होंने तेवरी पक्ष पत्रिका और अनेक संग्रहों के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया। श्री दर्शन बेजार हमारे साथ में जुड़े और उसी क्रम में आज हमारे साथ पिछले कुछ वर्षों से आए हैं आदरणीय ब्रह्मदेव शर्मा जी। मित्रों, एक रचना देखें इसी क्रम में कि धुंध है घर में उजाला लाइए। स्पष्ट होता जाएगा कि हम तेवरी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं और यह किसी भी दूसरी अन्य विधा से किस प्रकार भिन्न है।
व्याख्याओं की आवश्यकता नहीं कि धुंध है घर में उजाला लाइए। आदरणीय विनोद भृंग जी, याद करें वह ज़माना जब आप और हम मंचों पर एक साथ कविताएं पढ़ते थे, तेवरियां कहते सुनते थे, गीत सुनते थे आपके। धुंध है घर में उजाला लाइए, रोशनी का एक दुशाला लाइए, और केंचुओं की भीड़ आंगन में लगी। सुनील जी, केंचुओं की भीड़ आंगन में बढ़ी, आदमी एक रीढ़ वाला लाइए, आदमी एक रीढ़ वाला लाइए। और जम गया है मोम सारी देह में, सारी देह में, गर्म फौलादी निवाला लाइए। श्रद्धेय नीरव जी, आपको समर्पित करता हूं ये पंक्तियां कि जम गया है मोम सारी देह में, गर्म फौलादी निवाला लाइए। जूझने का जुल्म से संकल्प दे, एक ऐसी पाठशाला लाइए। धुंध है घर में उजाला लाइए, रोशनी का एक दुशाला लाइए। प्रवीण प्रणव जी माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं नमन करता हूं बंधु आपको, और आपकी नज़र करता हूं अपनी यह तेवरी आज के पूरे वातावरण की अगुवाई करता हुआ कि एक तरफ तमाम तरह की वे ताकतें हैं जो जनता को और मनुष्य को तोड़ना चाहती हैं, और दूसरी तरफ जनता और मनुष्य के पक्ष में खड़ा हुआ एक अदना सा रचनाकार है, वो चाहे मैं हूँ या आप हों। जैसा कि दुष्यंत ने कहा कि हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो मंच पर केवल छुरे हैं या मुखौटे हैं। मंच पर तृप्ति जी, नमस्कार करता हूँ मधु मिश्रा जी आपको समर्पित, कि मंच पर केवल छुरे हैं या मुखौटे हैं, हो गए नाखून लंबे हाथ छोटे हैं। चित्र देखें कि मंच पर केवल छुरे हैं या मुखौटे हैं, या मुखौटे हैं, और हो गए नाखून लंबे हाथ छोटे हैं, हाथ छोटे हैं। और वे भला कब बाज आए, वे भला कब बाज आए, खून पीने से योजना छल छद्म हिंसा कर्म खोटे हैं, योजना छल छद्म हिंसा कर्म खोटे हैं। पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य को आप देखते चलें साथ साथ, और हम न समझौता करेंगे चाकुओं से इन, चाकुओं से इन, हम न समझौता करेंगे चाकुओं से इन, देश की पसली अभी ये चीर लौटे हैं। हम न समझौता करेंगे चाकुओं से इन, देश की पसली अभी ये चीर लौटे हैं। और तुम बड़े गुनी ओझा, तुम बड़े ओझा गुनी, आप सब रचनाकारों से ब्रह्मदेव जी, कि तुम बड़े ओझा गुनी हो कुछ करो अब तो, तुम बड़े ओझा गुनी हो कुछ करो अब तो, हर सड़क पर हर गली में सांप लोटे हैं, मंच पर केवल छुरे हैं या मुखौटे हैं, हो गए नाखून लंबे हाथ छोटे हैं। मैंने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात की। हम एक ऐसे विकट समय में जी रहे हैं जब कोरोना का संकट तो अपनी जगह है, लेकिन हमारी सीमाओं पर तरह तरह की साजिशें हो रही हैं, और हमारे पड़ोसी बिल्कुल नहीं चाहते, कई सारे पड़ोसी नहीं चाहते कि आप चैन की नींद सो सकें। तो माना कि भारतवर्ष ये उन सबको जवाब है आप सब की ओर से, मेरे देश की ओर से, कि माना कि भारतवर्ष यह संयम की खान है, माना कि भारतवर्ष यह संयम की खान है, झंडे के बीच चक्र का लेकिन निशान है। माना कि भारतवर्ष ये संयम की खान है, माना कि भारतवर्ष ये संयम की खान है, झंडे के बीच चक्र का लेकिन निशान है। अब क्यों न फूल हाथ में, अब क्यों न फूल हाथ में तलवार थाम लें, तलवार थाम लें, जब तीर बन हवा चली झोंका कमान है। अब क्यों न फूल हाथ में तलवार थाम लें, तलवार थाम लें, जब
तीर बन हवा चली, झोंका कमान है और पागल हुआ हाथी। संकेत क्या सीधे प्रहार है। देखें कि पागल हुआ हाथी, इसे गोली से मार दो। पागल हुआ हाथी, इसे गोली से मार दें, ये राय बस मेरी नहीं सबका विचार है। ये राय बस मेरी नहीं सबका बयान है। और उबला समुद्र शांति का थामे न थमेगा, इसको न और आँच दो, इसको न और आँच दो, किस ओर ध्यान है, इसको न और आँच दो, किस ओर ध्यान है। रेखा अग्रवाल जी प्रणाम करता हूँ, आप मैसूर से जुड़ी हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मित्रों, कुछ शब्द उस समय के सभी तेवरीकार मित्रों ने, जिनमें आदरणीय ब्रजपाल शौर्मी मेरठ से, डॉक्टर दिनेश अंदाज मेरठ से, जगदीश बेताब मेरठ से, मैंने अलीगढ़ के मित्रों का नाम पहले ले ही लिया है, मुजफ्फरनगर से तुलसी नीलकंठ, रघुनाथ प्यासा, पवन कुमार पवन बहुत ही एक्टिव, आज तक भी वे तेवरियाँ लिख रहे हैं, पवन कुमार पवन आदि इन, और उधर राजस्थान से विनीता निर्झर, और पटना बिहार से राजश्री रंजिता, ये तमाम लोग इस आंदोलन में जुड़े। और दो शब्द, एक कुर्सी और एक रोटी, इतने प्रचलित प्रतीक बन गए उस समय कि मैं क्या कहूँ। एक रचना सुने और स्वयं अनुमान करें कि शक्ति का अवतार हैं ये रोटियां। शक्ति का, विनोद भृंग जी, शक्ति का अवतार हैं, दरियाब सिंह जी प्रणाम करता हूं, कि शक्ति का अवतार हैं ये रोटियां, शिव स्वयं साकार हैं ये रोटियां। मधु मिश्र जी प्रणाम। तो भूख में होता भजन यारो नहीं, भूख में होता भजन। मधु मुकुल जी डॉक्टर साहब नमन। भूख में होता भजन यारो नहीं, भक्ति का आधार हैं, भूख में होता भजन यारो नहीं, भक्ति का आधार हैं ये रोटियां, और घास खाने के लिए कर दें विवश। देखें ऐतिहासिक प्रसंग किस तरह से आता है कि घास खाने के लिए कर दें विवश, कर दें विवश, अकबरी दरबार हैं ये रोटियां। घास खाने के लिए कर दें विवश, कर दें विवश। ऋषि सिन्हा जी प्रणाम करता हूं। घास खाने के लिए कर दें विवश, कर दें विवश, अकबरी दरबार हैं ये रोटियां, और मत इनको उछालें आप अब, और मत इनको उछालें आप अब, क्रांति का हथियार हैं ये रोटियां, और तुम बहुत चालाक टुकड़े कर रहे, तुम बहुत चालाक टुकड़े कर रहे, टुकड़े कर रहे, अरे युद्ध को तैयार हैं ये रोटियां, तुम बहुत चालाक टुकड़े कर रहे, टुकड़े कर रहे, युद्ध को तैयार हैं ये रोटियां, और टोपियों का चूर कर दें राजमद, टोपियों का चूर कर दें राजमद, दरअसल सरकार हैं ये रोटियां, टोपियों का दूर कर दें राजमद, राजमद, दरअसल सरकार हैं ये रोटियां, और तल घरों की कैद को तोड़ें चलो। आप देखेंगे कि तेवरी में क्रमशः आक्रोश और असंतोष का भाव एक एक तेवर में व्यक्त होते हुए अंतिम तेवर तक आते हुए पूरी तरह प्रहार में बदल जाता है कि तल घरों की कैद को तोड़ें चलो, मुक्ति का अधिकार हैं ये रोटियां, तल घरों की कैद को तोड़ें चलो, मुक्ति का अधिकार हैं ये रोटियां, मुक्ति का अधिकार हैं ये रोटियां। और मित्रों, पूरे कई दशक से जिस प्रकार का परिवेश और जिस प्रकार के की दुरभिसंधियों को इस देश के आम आदमी को सहन करना पड़ रहा है, उसमें एक आह्वान देखें कि धर्म, भाषा, राकेश जुगरान जी नमन करता हूँ, तृप्ति द्विवेदी मिश्रा जी
प्रणाम स्वीकार करें। आदरणीय चतुर्वेदी जी, आदरणीय केपी सिंह जी, प्रणाम करता हूं कि धर्म भाषा जाति दल का आजकल आतंक है। धर्म भाषा जाति दल का आजकल आतंक है। मित्रों, मैं यूँ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर जिला के खतौली स्थान से संबंध रखता हूँ, छोटे से गांव गंगधाड़ी से आया हूँ, लेकिन पिछले 30 वर्षों से मैं दक्षिण भारत में रह रहा हूँ और दक्षिण भारत के सभी प्रांतों में रहा हूँ। मैं 7 वर्ष तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में था और उस समय पूरे समय 1983 से 1990 तक मैं जम्मू और कश्मीर राज्य में सेवारत था। मैंने देखा इस पूरी अवधि में, पिछले 40 वर्षों में, कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक में सेवा करते हुए इस देश में यह देखा कि पूरा देश हृदय के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर एक है। हाँ, मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहूँगा कि मैंने यहाँ कश्मीर में सेवा करते समय वहाँ उधर इम्फाल मणिपुर से अपना पीएचडी का शोध कार्य किया था। मुझे नॉर्थ ईस्ट को भी देखने का मौका मिला। मैं अतिथि प्रवक्ता के रूप में अरुणाचल विश्वविद्यालय भी जाता रहा हूँ। तो देखा ये कि इस पूरे देश में हृदय के स्तर पर, मानसिकता के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर, राष्ट्रीयता के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर एकता है, अखंडता है, अभिन्नता है। लेकिन हर कहीं, हर क्षेत्र में, चाहे वो हिंदी क्षेत्र हो, चाहे हिंदीतर क्षेत्र हो, चाहे पूर्वोत्तर हो और चाहे दक्षिण भारत हो, इस तरह की ताकतें लगातार सक्रिय रहती हैं जो इस देश की मूलभूत एकता, अखंडता और समरसता को खंडित करना चाहती हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस रचना को सुने कि धर्म भाषा जाति दल का आजकल आतंक है, आजकल आतंक है। दुर्भाग्य की बात है कि यह आजकल इतना लंबा खिंचता जा रहा है कि हमारी आधी से ज्यादा उम्र इस आजकल में ही गुजर गई। कि धर्म भाषा जाति दल का आजकल आतंक है, इन सभी का दुर्ग टूटे, एक ऐसा युद्ध हो और भर दिया भोले मनुज के कंठ में जिसने जहर। मित्रों, ध्यान दें कि भर दिया भोले मनुज के कंठ में जिसने जहर, वह प्रचारक मंच टूटे, एक ऐसा युद्ध हो और नागरिक के हाथ में जो द्वेष की तलवार दे। भाषा का काम दिलों को जोड़ना है, लेकिन ऐसी ताकतें इस देश में सदा से सक्रिय रही हैं जिन्होंने भाषा को तोड़ने का हथियार बनाया है। तो नागरिक के हाथ में जो द्वेष की तलवार दे, द्वेष की तलवार दे, शब्द का वह कोश टूटे, एक ऐसा युद्ध हो और रंग के या नस्ल के हित जो कि नक्शा नोच दे, रंग के या नस्ल के हित जो कि नक्शा नोच दे, क्रूर वह नाखून टूटे, एक ऐसा युद्ध हो, क्रूर वह नाखून टूटे, टूटे, एक ऐसा युद्ध हो और खून का व्यवसाय करते लोग कुर्सी के लिए, खून का व्यवसाय करते लोग कुर्सी के लिए, वोट की दुकान टूटे, एक ऐसा युद्ध हो और भीष्म द्रोणाचार्य सारे रोटियों पर बिक रहे, भीष्म द्रोणाचार्य सारे रोटियों पर बिक रहे, अर्जुनों का मोह टूटे, एक ऐसा युद्ध हो, एक ऐसा युद्ध हो। मित्रों, मैं कुछ दूसरी विधा की रचनाएं भी आपके समक्ष पढ़ना चाहूँगा, इसलिए आज के इस क्रम में एक और तेवरी पढ़कर मैं विधा को बदलूँगा और यह तेवरी है
एक तरह से इस देश के हर नागरिक, हर सचेत जागरूक नागरिक के प्रति, इसलिए कि वह सचेत है, जागरूक है, लेकिन यह सोचकर किनारे पर बैठा रहता है कि गंदगी में कौन कूदे। इतनी गंदगी है कि इस गंदगी में कूदने को, इसे देखते हुए भी हम तैयार नहीं होते। इसमें कूदना पड़ेगा, केवल तटस्थ होकर साक्षी भाव से बाहर बैठे रहकर काम नहीं चलेगा, भीतर उतरना पड़ेगा, वरना तो फिर यही कहना पड़ेगा कि मैं बपुरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। तो घर के कोने में बैठे हो, लगा पालथी भैया जी, घर के कोने में बैठे हो, लगा पालथी भैया जी, खुले चौक पर आज आपका एक बयान ज़रूरी है, एक बयान ज़रूरी है। हम लोगों का जब एक बयान ज़रूरी होता है, उस क्षण हम चुप होकर न बैठे रहें, अपनी नागरिक जिम्मेदारी निभाएं। यह आह्वान करती है तेवरी कि झंडों, मीनारों, घंटों ने बस्ती पर हल्ला बोला, बस्ती पर हल्ला बोला। तृप्ति जी के झंडों, मीनारों, घंटों ने बस्ती पर हल्ला बोला, चिड़ियां चीखें, कलियां चटकें, शर संधान जरूरी है, शर संधान जरूरी है। और मैं सूरज को खोज रहा था। डॉक्टर दमयंती जी ध्यान दें, आपको अच्छी लगेंगी ये पंक्तियां, यह तेवर कि मैं सूरज को खोज रहा था। आदरणीय रामबरन ओझा जी, मैं सूरज को खोज रहा था संविधान की पुस्तक में। ब्रह्मदेव शर्मा जी, मैं सूरज को खोज रहा था संविधान की पुस्तक में, संविधान की पुस्तक में। मेरा बेटा बोला, पापा रोशनदान जरूरी है। मान्यवर ध्यान दें कि मैं सूरज को खोज रहा था संविधान की पुस्तक में, मेरा बेटा बोला, पापा रोशनदान जरूरी है। और जिनके भीतर तंग सुरंगें, ईश्वर मिश्र जी, आदरणीय वीणा विज जी, कि जिनके भीतर तंग सुरंगें अंधकूप तक जाती हैं, जिनके भीतर तंग सुरंगें अंधकूप तक जाती हैं, उन दरवाजों पर खतरे का बड़ा निशान जरूरी है। जिनके भीतर तंग सुरंगें अंधकूप तक जाती हैं, उन दरवाजों पर खतरे का बड़ा निशान जरूरी है। और घर के कोने में बैठे हो, लगा पालथी भैया जी, खुले चौक पर आज आपका एक बयान जरूरी है। चिड़िया चीखें, कलियां चटकें, शर संधान जरूरी है। मेरा बेटा बोला, पापा रोशनदान जरूरी है। उन दरवाजों पर खतरे का बड़ा निशान जरूरी है। और मित्रों, मैं तेवरी संबंधी चर्चा को यहीं समेटते हुए कुछ भिन्न प्रकार की रचनाओं की ओर आपको ले जाना चाहूँगा। मैं आपसे बता रहा था कि 1990 से मैं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार पदों पर कार्यरत रहा हूँ, विभिन्न स्थानों पर। और इस बीच दक्षिण से प्रकाशित होने वाली कई पत्र पत्रिकाओं के संपादन से भी जुड़ने का मुझे सौभाग्य और सुयोग प्राप्त हुआ। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद से एक यशस्वी पत्रिका निकलती है, स्रवंती। यह पहले पूर्ण कुंभ नाम से निकलती थी। लगभग 60 साल पुरानी यह पत्रिका है हिंदी की। और इससे सी नारायण रेड्डी जैसे ज्ञानपीठ द्वारा पुरस्कृत साहित्यकार तक जुड़े रहे हैं। यह हिंदी और तेलुगु के, या हिंदी भाषी और हिंदीतर भाषी साहित्यकारों को निकट लाने का काम करने वाली एक पत्रिका है। तो पूर्ण कुंभ के रूप में जब यह पत्रिका थी, उसका कुछ समय संपादन करते समय हमारे प्रधान संपादक प्रोफेसर दिलीप सिंह ने उसका प्रति माह एक काव्यात्मक संपादकीय लिखने की जिम्मेदारी मुझे दी। और उस बहाने जो रचनाएं लिखी गईं वे एक पुस्तक के रूप में आईं ताकि सनद रहे। मैं
इससे एक दो रचनाएं आपके लिए पढ़ूंगा। जो मेरी मुद्रा है वह तो वही बनी रहेगी जो तेवरी में थी, केवल शिल्प अवश्य बदलेगा। एक छोटी सी रचना देखें। प्रतीक अपने आप बोलेगा। आप याद कर लें कि देश में एक सबसे बड़ा गोल महल कहाँ है और कौन सा है। छोटी सी रचना है बहुत ही। गोल महल। गोल महल में भारी बदबू, ईश्वर मिश्र जी। गोल महल में भारी बदबू, सीलन और अवसाद। गोल महल में भारी बदबू, सीलन और अवसाद। धूप से टूट गया संवाद, धूप से टूट गया संवाद। कि कुर्सी जीवी कीट बोझ से धरती दबा रहे हैं। चित्र देखें कि कुर्सी जीवी कीट बोझ से धरती दबा रहे हैं और मोटी एक किताब उसी के पन्ने चबा रहे हैं। उस गोल महल में बैठ के क्या करते हैं लोग? कि कुर्सी जीवी कीट बोझ से धरती दबा रहे हैं और मोटी एक किताब उसी के पन्ने चबा रहे हैं। और दरवाजे हैं बंद, झरोखों तक मलबे की ढेरी। दरवाजे हैं बंद, झरोखों तक मलबे की ढेरी। दीवार रात्रि का आवर्तन है, चमगादड़ की फेरी। इसको दफन करें मिट्टी में, बन जाने दें खाद। गोल महल में भारी बदबू, सीलन और अवसाद। धूप से टूट गया संवाद। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की, मैं खड़ी बोली अंचल या कहें कौरवी अंचल से मूलतः आता हूं और स्वाभाविक है कि वहाँ की लोक संस्कृति मेरे भीतर आज भी जीवित है, बजती रहती है। एक रचना बिना भूमिका के उसी लोक संस्कृति को समर्पित। शीर्षक है बनाया था माँ ने वह चूल्हा। नीरज शर्मा जी, प्रणाम करता हूँ। यशपाल सिंह जी, आपको भी वो ज़माना याद आ जाएगा बिटौड़े वाला। हाँ, बनाया था माँ ने वह चूल्हा। बनाया था माँ ने वह चूल्हा, चिकनी पीली मिट्टी को कुएं के मीठे पानी में गूंथ कर। चिकनी पीली मिट्टी को कुएं के मीठे पानी में गूंथ कर बनाया था माँ ने वह चूल्हा। और पूरे 15 दिन तक तपाया था जेठ की धूप में दिन दिन भर। और पूरे 15 दिन तपाया था जेठ की धूप में दिन दिन भर। उस दिन आषाढ़ का पहला दोंगड़ा गिरा। उस दिन आषाढ़ का पहला दोंगड़ा गिरा। हमारे घर का बगड़ बूंदों में नहाकर महक उठा था। रसोई भी महक उठी थी। नए चूल्हे पर इस पुस्तक में इतने छोटे अक्षर हैं और मेरी आंखों में थोड़ा मोतियाबिंद आना शुरू हो गया है, तो मुझे मेहनत करनी पड़ रही है इसे पढ़ने में। उस दिन आषाढ़ का पहला दोंगड़ा गिरा। हमारे घर का बगड़ बूंदों में नहाकर महक उठा था। रसोई भी महक उठी थी। नए चूल्हे पर खाना जो बन रहा था, गाय के गोबर में गेहूं का भुस गूंथ कर उपले थापती थी माँ बड़े मनोयोग से। और आषाढ़ के पहले बिटौड़े में सजाती थी उन्हें बड़ी सावधानी से। बूंदाबांदी के बीच बिटौड़े में से बिना भिगोए उपले लाने में जो सुख मिलता था, आज लॉकर से गहने लाने में भी नहीं मिलता। सूखे उपले भक्क से पकड़ लेते थे आग और उंगलियों को लपटों से बचाती माँ। ध्यान दें यहाँ से कि सूखे उपले भक्क से पकड़ लेते थे आग और
उंगलियों को लपटों से बचाती माँ गही में सेंकती थी हमारे लिए रोटी। फूले फूले फुलके। दरियाव सिंह जी राजपूत, आपको बहुत प्रणाम करता हूँ। कि आगे रचना देखें। गेहूं की रोटी सिकने की गंध बैठक तक ही नहीं गली तक जाती थी। हम सब खींचे चले आते थे रसोई की ओर। जब महकता था बारिश में बगड़ और महमाहती थी गेहूं की गंध से रसोई, माँ गुनगुना उठती थी कोई लोकगीत पीहर की याद का। माँ के गीतों में प्यार बहुत था पर पीड़ा और शिकायत भी थी। स्त्री विमर्श वाले दोस्त जरा ध्यान दें कि जब महकता था बारिश में बगड़ और महमाहती थी गेहूं की गंध से रसोई, माँ गुनगुना उठती थी कोई लोकगीत पीहर की याद का। माँ के गीतों में प्यार बहुत था पर पीड़ा और शिकायत भी थी। अब रचना देखें। बारिश में बना रही हूँ रोटियाँ, भीगे झोंके भीतर घुसे आते हैं। मेरे बीरा इन झोंकों को रोक देना, बड़े बदमाश हैं ये झोंके, बड़े बदमाश हैं ये झोंके। मेरे बीरा इन्हें रोक देना, बड़े बदमाश हैं ये झोंके। कभी आग को बढ़ा देते हैं, कभी बुझा देते हैं आग को। आग बढ़ती है तो रोटी जलने लगती है, आग बढ़ती है तो रोटी जलने लगती है। तेरे बहनोई को जली रोटी पसंद नहीं रे, रोटी को बचाती हूँ तो उंगली जल जाती है। तेरे बहनोई को जली रोटी पसंद नहीं रे, रोटी को बचाती हूँ तो उंगली जल जाती है। माँ की उंगलियाँ छालों से भर जाती थीं पर पिताजी की रोटी पर एक भी काला निशान कभी नहीं दिखा। माँ की उंगलियाँ छालों से भर जाती थी तृप्ति जी, पर पिताजी की रोटी पर एक भी काला निशान कभी नहीं दिखा। माँ के गीतों में प्यार बहुत था पर पीड़ा और शिकायत भी थी। तो बारिश में बना रही हूँ रोटियाँ, भीगे झोंके भीतर घुसे आते हैं। मेरे बीरा इन झोंकों को रोक देना, बड़े बदमाश हैं ये झोंके। कभी आग को बढ़ा देते हैं, कभी बुझा देते हैं आँच को। आग बुझती है तो रोटी फूलती नहीं। आग पहली बार था, आग बढ़ती है तो रोटी जल जाती है। यहाँ है आग बुझती है तो रोटी फूलती नहीं। तेरा भांजा अध फूली रोटी नहीं खाता रे, अभी बुझी आग जलाती हूँ तो आंखें धुएं से भर जाती हैं। माँ की आंखों में मोतियाबिंद उतर आया पर मेरी थाली में कभी अध फूली रोटी नहीं आई। माँ की आंखों में मोतिया उतर आया पर मेरी थाली में अध फूली रोटी कभी नहीं आई। माँ के गीतों में प्यार बहुत था पर पीड़ा और शिकायत भी थी, पर पीड़ा और शिकायत भी थी। अंतिम अंश देखें कि रोटी बनाना सीखती मेरी बेटी, रोटी बनाना सीखती मेरी बेटी। जब तवे पर हाथ जला लेती है, आँख मसलती रसोई से निकलती है तो लगता है माँ आज भी गुनगुना रही है। रोटी बनाना सीखती मेरी बेटी, जब तवे पर हाथ जला लेती है, आंखें मसलती रसोई से निकलती है तो लगता है माँ आज भी वही गीत गुनगुना रही है। मेरे बीरा इन झोंकों को रोक देना, बड़े बदमाश हैं ये झोंके। कभी आग को बढ़ा देते हैं, कभी बुझा देते हैं आग को। माँ के गीतों में प्यार बहुत था पर पीड़ा और शिकायत भी थी, पर पीड़ा और शिकायत भी थी। डॉक्टर दमयंती जी, आदरणीय मिश्र जी, आदरणीय ब्रह्मदेव शर्मा जी, आदरणीय सुरेश नीरव जी, आदरणीय विनोद भृंग जी, आदरणीय जुगरान जी, आदरणीय दमयंती जी, आदरणीय के.पी. चौहान जी, आदरणीय अनिल कुमार जी एवं अन्य समस्त मित्रों जिनके कि मैं यहाँ नाम का उच्चारण नहीं करता, ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी, ईश्वर मिश्र जी, तृप्ति जी मिश्र जी, आप सब मित्रों ने इतने धैर्यपूर्वक 1 घंटे तक मेरा यह काव्य पाठ सुना।
इसके लिए मैं आभारी हूँ। और बची हुई 2 मिनट का उपयोग करते हुए एक और छोटी सी रचना आपके लिए पढ़ देता हूँ अंश। इसे मैं तेवरी नहीं कहूँगा कि बातों ही बातों में अरे ये क्या हुआ ऋषभ, बातों ही बातों में अरे ये क्या हुआ ऋषभ, खिलता हुआ गुलाब अंगारा हुआ ऋषभ। ऐसा बहुत बार होता है। प्रेमपूर्ण वार्तालाप अचानक ही युद्ध में बदल जाता है। तो बातों ही बातों में अरे ये क्या हुआ ऋषभ, खिलता हुआ गुलाब अंगारा हुआ ऋषभ, कल तक था जिनकी आंख का तारा हुआ ऋषभ। ब्रह्मदेव जी कि कल तक था जिनकी आंख का तारा हुआ ऋषभ, उनकी ही आज आंख का कांटा हुआ ऋषभ। कोई न साथ दे सका इस प्रेम पंथ में, इस प्रेम पंथ में कोई न साथ दे सका इस प्रेम पंथ में, तलवार धार पर सदा चलना हुआ ऋषभ, चलना हुआ ऋषभ। और किरणों के रंग फर्श पे गिरकर बिखर गए। विनोद भृंग जी, किरणों के रंग फर्श पे, यशपाल सिंह जी, किरणों के रंग फर्श पे गिरकर चटक गए, जो इंद्रधनुष कांच का टूटा हुआ ऋषभ। डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी, ध्यान दें, आपको समर्पित कि पल पल धुएं में दोस्तों, पल पल धुएं में, केपी चौहान साहब, पल पल धुएं में दोस्तों तब्दील हो रहा, पल पल, उस जमाने को याद करें कि पल पल धुएं में दोस्तों तब्दील हो रहा, बचपन के प्रेम पत्र सा जलता हुआ ऋषभ, बचपन के प्रेम पत्र सा जलता हुआ ऋषभ। और छू जाएं तेरे होंठ कभी, ये मारिफत का शेर देखें, जिसे आप कहते हैं अध्यात्म, प्रेम से अध्यात्म तक, कि छू जाएं तेरे होंठ कभी भूल से कहीं, छू जाएं तेरे होंठ कभी भूल से कहीं, इस चाह में तन त्याग के प्याला हुआ ऋषभ। छू जाएं, ब्रह्मदेव जी, छू जाएं तेरे होंठ कभी भूल से कहीं, इस चाह में तन त्याग के प्याला हुआ ऋषभ। और लहरों पे प्यार 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 लिख रहा, लहरों पे प्यार 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 लिख रहा, कहते हैं लोग बाग दीवाना हुआ ऋषभ। लहरों पे प्यार 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 लिख रहा, कहते हैं लोग बाग दीवाना हुआ ऋषभ। बातों ही बातों में अरे यह क्या हुआ ऋषभ, जलता हुआ गुलाब अंगारा हुआ ऋषभ। कल तक था जिनकी आंख का तारा हुआ ऋषभ, उनकी ही आज आंख का कांटा हुआ ऋषभ। लहरों पे प्यार 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 लिख रहा, कहते हैं लोग बाग दीवाना हुआ ऋषभ, कहते हैं लोग बाग दीवाना हुआ ऋषभ। मेरे विचार से मेरे लिए निर्धारित 1 घंटे का समय पूर्ण हो गया है। मैं आप सबको विनम्रतापूर्वक नमन करता हूं और अपनी समस्त तुच्छताओं के बावजूद आपने मुझे इस योग्य समझा कि इतनी देर आप मेरे साथ चले, इसके लिए मैं सदा सदा आपका ऋणी रहूँगा। और समाप्त करते हुए आदरणीय सुरेश नीरव जी, पंडित जी, आपके चरणों में मैं कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करते हुए सभी मित्रों से विदा लूँगा कि बोला कभी तो बोल की मुझको सज़ा मिली, बोला कभी तो बोल की मुझको सज़ा मिली, जो चुप रहा तो मौन की मुझको सज़ा मिली। बोला कभी तो बोल की मुझको सज़ा मिली, जो चुप रहा तो मौन की मुझको सज़ा मिली। मैं पंक्ति में पीछे खड़ा विराम की तरह, जाहिर है तेज दौड़ की मुझको सज़ा मिली, जाहिर है तेज दौड़ की मुझको सज़ा मिली। और गाई तो मैंने आपकी प्रशस्तियाँ मगर, गाई तो मैंने आपकी प्रशस्तियाँ मगर, आलोचकीय जीभ की मुझको सज़ा मिली, आलोचकीय जीभ की मुझको सज़ा मिली। और मैंने कहा कि हे प्रभु मैं केंचुआ बनूं, मैंने कहा, तेवर देखें अंतिम, कि मैंने कहा कि हे प्रभु मैं केंचुआ बनूं, बदले में सीधी रीढ़ की मुझको सज़ा मिली, बातों ही बातों में अरे ये क्या हुआ ऋषभ, खिलता हुआ गुलाब अंगारा हुआ ऋषभ। लहरों पे प्यार 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 लिख रहा, कहते हैं लोग बाग दीवाना हुआ ऋषभ। प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका, धन्यवाद।
चंद्रकांता सिवाल जी, सुरेश नीरव जय हो प्रणाम करता हूँ। अशोक कुमार ज्योति जी धन्यवाद। भाई विनोद जी भृंग साहब, आदरणीय मधुमुकुल चतुर्वेदी जी आदरणीय प्रणाम करता हूँ। राकेश जुगरान जी, आपने कृपापूर्वक इतना सहयोग दिया, आभारी हूँ। ऋषि सिन्हा जी, मेरा नमन स्वीकार करें। चंद्रकांता सिवाल जी प्रणाम करता हूँ। तृप्ति द्विवेदी जी, आपका अभिनंदन अभिवादन। आराधना जी नमन करता हूँ। डॉक्टर रमाकांत जी, ईश्वर मिश्र जी, मधुमुकुल जी, डॉक्टर पुष्पलता जी, बहुत बहुत नमन प्रणाम धन्यवाद। आदरणीय नीरव जी, आपके हवाले पटल।